तो इफ़ यू नोटिस इन दिस टेबल इट सेज कि एसिटाइल कोलिन का फंक्शन क्या है, इनेबल मसल एक्शन, लर्निंग एंड मेमोरी. सो लर्निंग एंड मेमोरी के जो फंक्शंस है इट अकर्स इन योर ब्रेन, इनसाइड योर एक्चुअल ब्रेन, एंड enables muscle action. The muscle action is taking place in your peripheral muscles also, तुम्हारे skeletal muscles में especially. So when you're moving your arms, you're moving your legs, you're moving your head, whatever. तो एग्जाम्पल्स ऑफ मैल फंक्शंस. अब अगर एसिटाइल कोलिन जो है, ठीक है, वो किसी वजह से कम रिलीज हुआ, या फिर हमने जब डिस्कस किया कि देयर इज दिस एंजाइम कॉल्ड एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, वो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है एसिटाइल कोलिन का, या एसिटाइल कोलिन बनना ही बंद हो गया, तो उसके वजह से अल्जाइमर्स नाम का डिजीज़ हो सकता है. ओके, so the acetylcholine producing neurons deteriorate. You remember we discussed that there are Nissus granules which help in production of the neurotransmitter. हाँ दीदी. तो अगर वो जो न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन है, वो एसिटाइल कोलिन बना रहा है, बट सडनली वो खराब हो गया, इट स्टॉप्ड वर्किंग, तो तुम्हारे ब्रेन में एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन की कमी हो जाएगी. एंड तुम अगर रोज़ खाना खा रहे हो एंड सडनली तुमने कुछ टाइम तक खाना बंद कर दिया, तो तुम्हारा बॉडी ऑब्वियसली डिटेरियोरेट होने लगेगा, राइट. तुम्हें मूवमेंट करने थकावट होगी, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, तुम ठीक से सोच नहीं पाओगे. उसी तरह एसिटाइल कोलिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मसल एक्शन, लर्निंग एंड मेमोरी. तो ये तीनों फंक्शंस अफेक्ट होंगे अगर बॉडी ब्रेन में एसिटाइल कोलिन की कमी होगी तो. एंड हमने जस्ट डिस्कस किया कि वो तो मसल एक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो नॉट ओनली द इनर फंक्शंस लाइक लर्निंग एंड मेमोरी, तुम्हारे एक्सटर्नल फंक्शंस जो तुम्हें दिख रहा है, जैसे यू मूविंग, यू वॉकिंग, यू मूविंग योर हेड, राइटिंग, ये सब फाइन एक्शंस भी अफेक्ट होंगे अगर एसिटाइल कोलिन कम हुआ, ठीक है. फिर हमारे पास और एक न्यूरोट्रांसमीटर है कॉल्ड एज डोपामिन. ये भी मूवमेंट में इन्वॉल्व है. तुम अगर मूव कर रहे हो तो तुम्हारे बॉडी में कहीं ना कहीं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है. उसी तरह डोपामिन रिलीज होता है तुम्हारे ब्रेन के अंदर, विच इनेबल्स यू, तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और उससे सिग्नलिंग होती है तुम्हारे मसल्स को थ्रू एसिटाइल कोलिन कि अब तुझे हाथ उठाना है, या हाथ नीचे रखना है, या फुटबॉल खेलते टाइम लेग उठा के किक करना है. और अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामिन है ये कम रिलीज हुआ तो फिर मूवमेंट जो है उसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है. दिस इज एक्साइटेटरी, ये तो बोलेगा अच्छे से मूव कर, बट तुमने अगर कम दिया तो उसके वजह से तुम्हारी मूवमेंट अफेक्ट होगी. सो इसके वजह से पार्किंसंस होता है, और अगर ज़्यादा रिलीज हुआ तो स्किज़ोफ्रेनिया होता है. समझा? बेटर एक्सप्लेन करती हूँ. सो यू हैव पार्किंसंस डिजीज़, ठीक है, ये यूजुअली ओल्ड एज में होता है. और फिर इसमें हमने अभी पढ़ा था कि डोपामिन इज़ एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मेमोरी एंड लर्निंग एंड लर्निंग, अटेंशन एंड इमोशन. तो जिसको पार्किंसंस है उसके बॉडी में डोपामिन जो है वो कम रिलीज हो रहा है, लेस डोपामिन. अब इन अंकल के बॉडी में डोपामिन कम रिलीज हुआ, और ये इसीलिए इनकी बॉडी जो है उसको सही से मैसेजेस नहीं मिलते हैं ब्रेन से कि आपको हैंड ऐसे मूव करना है. पर एसिटाइल कोल, so your dopamine is released in your head. Dopamine is released in your head and acetylcholine neuromuscular junction पे, तुम्हारे न्यूरॉन्स जब मसल को इनर्वेट करते हैं वहाँ पे. सो विच मीन्स कि अगर डोपामिन रिलीज होना बंद हो गया, कम हुआ, तो तुम्हारे ब्रेन से जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो बहुत
कंफ्यूजिंग होंगे, क्योंकि कुछ न्यूरॉन्स में डोपामिन है, कुछ न्यूरॉन्स में नहीं है. इट इज़ अनएबल टू प्रोसेस इट वेल, इसीलिए ट्रेमर्स होते हैं. शेकिंग, तुम्हारा उनका हाथ कांपने लगता है बिकॉज देर इज नो पक्का सिग्नल कमिंग फ्रॉम देयर ब्रेन टू देयर बॉडी. रिजिडिटी, स्टिफनेस ऑफ द लिम्स, नेक और ट्रंक, क्योंकि ये न्यूरो ट्रांसमीटर कम रिलीज हो रहा है, उनकी वजह से उनकी बॉडी या तो अनवांटेड ट्रेमर्स देगी या अनवांटेड रिजिडिटी, वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, उनको फील होना कम हो जाएगा. एकाइनेशिया, लॉस और इम्पेयरमेंट इन द पावर ऑफ वाटर मूवमेंट. काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, मुझे कौन बताएगा? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बताओ. दीदी फिर से पूछो, सुनाई नहीं दिया. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मूविंग, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो फिर बेसिकली मूवमेंट रिलेटेड है ना. अब डोपामिन अफेक्ट्स द न्यूरॉन्स जो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके लिए दे शो एकाइनेशिया, मतलब दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर मूवमेंट्स. दैट हैपेंस इन पार्किंसंस डिजीज. एंड ऑब्वियसली उनके बॉडी के मसल्स उनका साथ नहीं दे रहे, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे ठीक से. दे विल हैव पोस्चर और बैलेंस के प्रॉब्लम्स. करेक्ट? तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर पार्किंसंस का सिम्टम्स. तुमने कोई और लोगों को देखा होगा हु आर एक्सपीरियंसिंग दिस स्टफ. दे आर लाइक अबव 65-70 एंड दे स्टार्ट, उनका हाथ कांपने लगता है, उनको चीज़ें बहुत अच्छे से याद नहीं रहती है, वो अपने बॉडी को झुकाए रखते हैं. दे ऑलवेज हैव टू सिट, वो बहुत देर खड़े नहीं रह सकते हैं, और वो अपना आर्म्स और फीट बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते. तो इधर वो लिम्प पड़े रहते हैं या फिर अनवांटेड ट्रेमर्स आते रहते हैं. ये टिपिकल सिम्टम्स है पार्किंसंस डिजीज़ के, और इसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का रोल है. तो तुम्हारे ब्रेन में देयर आर सर्टेन रीजन्स जहाँ पे डोपामिन रिलीज होता है. सो ये तुम्हारे इस एरिया में तुम्हारे बेसल गैंग्लिया और ये ब्रेन स्टेम का रीजन है. इस एरिया में दिस इज़ अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ ब्रेन, यानी हमने ब्रेन को पकड़ा, वर्टिकली स्लाइस किया. तो साइड से अगर तुम मेरे ब्रेन के अंदर देखोगे, यू विल सी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. यहाँ पे ये जो हॉटस्पॉट रीजन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मेजरली डोपामिन रिलीज होता है. एंड इस एरिया में जो मोटर प्रोसेसिंग है वो होता है. मोटर प्रोसेसिंग यानी कि अब फॉर एग्जांपल रजनी वांट्स टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन का एक मोटर एरिया होगा विच विल से कि ये हाथ मूव कर, ये लेग मूव कर. बट देर इज समथिंग विच विल टेल हर राइट कि ये काम करने के लिए, दैट इज बोर्ड पे लिखने के लिए, यू हैव टू मूव योर हैंड्स, यू हैव टू मूव योर फिंगर्स, यू हैव टू मूव योर लेग्स, यू हैव टू मूव योर हेड. ये इंफॉर्मेशन जो देता है वो तुम्हारे ब्रेन की बेसल गैंग्लिया के रीजन से जाता है. सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर प्रोसेसिंग. अब अगर यहाँ पे न्यूरॉन्स में से डोपामिन रिलीज हो रहा था, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने सारे न्यूरॉन्स में से डोपामिन रिलीज हो रहा था, बट सडनली जितने न्यूरॉन्स डोपामिन रिलीज कर रहे थे वो कम हो गए बिकॉज दे गॉट डैमेज्ड ड्यू टू एज. और उधर तुम्हें पता है स्लीप इतनी ज़रूरी क्या है? नाउ टेल मी व्हाई इज स्लीप इम्पोर्टेंट? ब्रेन को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, इट विल वर्क मोर. इफ आई टेल यू कि रात को योर ब्रेन इज द मोस्ट एक्टिव, तो हाँ दीदी, पढ़ा है, फैक्ट है ना. पर क्यों? कभी पूछा है क्यों? तो ROS स्पीशीज के बारे में सुना है तुमने? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. नहीं. तो क्या होता है कि तुम्हारे बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, सो यू आर बेसिकली ब्रेकिंग डाउन बहुत सारे थिंग्स लाइक इन
क्रेब्स साइकिल वगैरह, यू आर ब्रेकिंग डाउन सो मैनी थिंग्स जस्ट टू गेट अ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड अ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं इफ यू सी. तो वो जो बाई प्रोडक्ट्स जो है ना, वो तुम्हारे मसल्स में, तुम्हारे ब्रेन के टिश्यू में वो सब रह जाते हैं. रात को क्या होता है, व्हेन यू आर स्लीपिंग, ठीक है, यू आर नॉट यूजिंग योर बॉडी मच, सो योर बॉडी pushes the blood into the brain. वो blood as in right now the oxygen and the glucose that you have into your brain, और वो cerebrospinal fluid जिसकी हमने बात की थी जो ब्रेन के अराउंड होता है, because you sleep well at night your brain gets time to recover, एंड जिसके वजह से इफ़ देर इज़ एनी छोटा छोटा डैमेज या देर आर एनी मेटाबोलाइट्स विच नीड टू बी क्लीन्ड, वो पूरा रात को हो जाता है. बट एज यू ग्रो इन एज, तुम देखोगे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह वो तुमसे बहुत कम सोते हैं, एंड ये सब रीजंस के वजह से तुम्हारे ब्रेन में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है, जो डोपामिन बनाते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं इन एरियाज में, जिनके वजह से ये सारी पार्किंसंस की सिम्टम्स नज़र आने लगती है. समझा? समझा. Cool. Now we come to Alzheimer's disease. Alzheimer's disease also has similar symptoms, but इसमें memory loss भी involved है, बोलने की तकलीफ, and because memory loss है, you will obviously have confusion कि ये टाइम क्या है, ये प्लेस क्या है, बिकॉज वो भूल जाते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आया था, मैं ये काम क्यों कर रहा था. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस. इसमें मूड में भी दोबारा बोलो. गजनी को यही वाला डिसीज था. किसको? गजनी को? गजनी को ये डिजीज नहीं था. उसमें उसका नाम गजनी नहीं था, गजनी विलन का नाम था बाय द वे. तो जो कैरेक्टर था, ही डिडंट हैव दिस डिजीज बिकॉज उसके सर पे मारा गया था एंड स्टफ. उसके ब्रेन का ये एरिया खराब हो गया था, ठीक है. एंड अल्जाइमर्स डिजीज जो है, इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ इम्प्लीकेशंस. लाइक दे जस्ट कीप वॉन्डरिंग, उनकी जजमेंट भी पुअर है. बट आमिर खान जो था मूवी में, उसको सिर्फ मेमोरी लॉस था, तो उसको डिमेंशिया बोलते हैं. सिर्फ मेमोरी लॉस एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स थे उसको. मेमोरी लॉस को डिमेंशिया बोलते हैं. एंड डिमेंशिया इज़ ए पार्ट ऑफ अल्जाइमर्स, बट डिमेंशिया अलग से भी हो सकता है. DEMENTIA. बट अल्जाइमर्स जो है वो और प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज वो सिर्फ एक्सटर्नल डैमेज से नहीं होता है, वो ब्रेन के अंदर भी अपने आप डैमेज बढ़ता जाता है एज योर एज ग्रोस. और अगर you will notice if somebody's grandparents or their great grandparents had that issue, these guys also start showing these symptoms at around age of 50 to 70. इसके बीच में symptoms दिखना start होते हैं depending on their lifestyle. So if they have a very sedentary lifestyle, they just keep sitting whole day, they are working with screens whole day, they are not sleeping well, they are not eating well, they will start showing these symptoms way earlier than people who are exercising, who are giving time for themselves, who are practicing meditation, who are sleeping well, who have a good social life. उनमें अल्जाइमर्स और पार्किंसंस की सिम्टम्स अगर उनके फैमिली हिस्ट्री में हैं तो वो काफ़ी लेट दिखने लगता है कंपेयर टू पीपल हु आर मोर आइसोलेटेड, जो लोगों से कम बात करते हैं, जो कम सोते हैं वगैरह. तो इसमें एज और फैमिली हिस्ट्री बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं. एंड गजनी को सिर्फ एक्सटर्नल डैमेज की वजह से था, उसके सर पे मारा था उन्होंने उस तरह से, इसीलिए उसके ब्रेन का एरिया डैमेज हुआ. तो सिर्फ डिमेंशिया, उसे सिर्फ भूलने की प्रॉब्लम थी. एंड भूलने की प्रॉब्लम की वजह से जो बाकी प्रॉब्लम्स थे वो थे. उसमें इफ यू सी, ही डिडंट हैव पुअर जजमेंट, राइट. ही कुड प्लान कि किसको कब मारना है. तो हिज इंटेलेक्ट वॉजंट अफेक्टेड, ओनली हिज मेमोरी वॉज अफेक्टेड. समझा? यस दीदी. ठीक है. नाउ मेमोरी के नाम से किसी को पता है हिप्पोकैम्पस का फंक्शन क्या है? तुम्हारे ब्रेन का एक एरिया है हिप्पोकैम्पस, उसका क्या फंक्शन है?
नहीं मालूम दीदी। ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस जो है, जब तुम रात को सो जाते हो, you will notice कि if you studied something at night, something which was really difficult and you slept, ठीक है, तो तुम्हारा उठने के बाद उस कॉन्सेप्ट पे ग्रास्प बेटर होता है, तुम्हें वो बेटर याद रहता है। ऐसे क्यों होता है कि तुम्हारा ब्रेन जो है, इट हैज़ दिस रीजन कॉल्ड हिप्पोकैम्पस, जो रात को मेमोरी कंसोलिडेशन का फंक्शन करता है। मेमोरी कंसोलिडेशन मतलब क्या? पूरे दिन में तुमने जितना कुछ पढ़ा है बेस्ड ऑन हायरार्की, तुमने सोचा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मुझे याद रखना है, तो तुम्हारा ब्रेन इंश्योर करेगा कि वो चीज़ तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। तो हिप्पोकैम्पस का बेसिक फंक्शन क्या है? वो तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से, जो तुम अक्सर भूल जाते हो, तुरंत भूल जाते हो, कोई नंबर याद रखा उसके 5-10 मिनट में तुम भूल जाते हो, उसको अगर तुमने बोला, इफ़ यू डिसाइड कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दिस विल कम ऑन एग्जाम, it will be sent to your long term memory storage and that is basically done by your hippocampus, ठीक है। एंड ये एक अल्जाइमर्स ब्रेन है जो राइट साइड है, तुम्हारे कंपैरिजन के लिए दिया है। यू विल सी ये जो हिप्पोकैम्पल रीजन है यहाँ, ये अल्जाइमर्स ब्रेन में एकदम श्रिवल होके डिग्रेड हो चुका है। कैन यू सी द डिफरेंसेस? मेरी आवाज़ आनी बंद हो गई क्या? नहीं दी आ रही है। हाँ तो डिफरेंस है। डिफरेंस है ना। हाँ, तुम क्लास वही में देख कितना रहे बोलते थे, इधर कोई नहीं बोलता। ये इतना डिग्रेड हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ के न्यूरॉन्स जो बना रहे थे ये एरिया, वो अफेक्ट हुए हैं। सिमिलरली ये जो स्पेसेस है ब्रेन में, दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, वो भी काफ़ी बड़े दिख रहे हैं कंपेयर टू अ हेल्थियर ब्रेन। इसका कॉर्टेक्स जो है, जो आउटलाइन बना रहा है हमारे गायराए और सल्साए, वो एरिया भी पूरा श्रिवल होके अंदर आ गया। ये ऑलमोस्ट एकदम ड्राइड पेटल की तरह लग रहा है, इफ़ यू नोटिस। हाँ वही सूखा हुआ लग रहा है। वो नॉर्मल नहीं है, वो पूरा डिग्रेड हो गया। तो इमेजिन अगर ब्रेन में फिजिकल लेवल पे इतने डिफरेंसेस है, तो जो ब्रेन फंक्शंस हैं वो तो कितने सारे अफेक्ट होंगे, राइट? सोशल आइसोलेशन, वॉन्डरिंग, हार्ड टू कंप्लीट टास्क, बिकॉज योर कॉर्टेक्स is responsible for your intelligent activities, basically your movement, your writing, your speaking, all of those things, ये सब affect होंगे। and vision loss of course, because तुम्हारे brain के पीछे वाले एरिया में तुम्हारा विजुअल एरिया है, वो पूरा भी डिग्रेड हो चुका है इसी तरह। so that is the reason your Alzheimer's brain displays lots and lots of loss of functions, and इसमें जो न्यूरॉन्स अफेक्ट हुए हैं, दे आर योर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन बना रहे थे न्यूरॉन्स, वो अफेक्ट हुए हैं तुम्हारे अल्जाइमर्स के केस में, समझा? एंड इसमें याद रखने वाली बात यह है कि योर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स आर अफेक्टेड, दैट इज योर एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स, एंड योर हिप्पोकैम्पल रीजन इज ऑल्सो अफेक्टेड, विच मीन्स दे कैन नॉट रिमेंबर, जिसकी वजह से डिमेंशिया होता है। उनकी कोई भी चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, वो कुछ देर के लिए याद रख सकते हैं, बट फिर वो जाके उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं बैठ पाता है, बिकॉज उनका हिप्पोकैम्पस जो है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करता है, वो काम करना बंद कर देता है, समझा? ये सो नॉर्मल ब्रेन में नहीं होता ना ऐसा? नॉर्मल ब्रेन में तुम्हारा हिप्पोकैम्पस अगर नॉर्मली काम कर रहा है, तो तुम अगर कोई चीज़ रीड करते हो, अभी मैं कुछ बता रही हूँ, इफ़ यू थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या तुमने एक और बार रिवाइज़ किया, तुम्हें ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा, और जितने बार रिवाइज़ करोगे, बिकॉज तुम्हारा ब्रेन उसको अपने हार्ड डिस्क पे कॉपी कर लेता है, वो रैम से हार्ड डिस्क में चला जाता है। सो योर ब्रेन विल रिमेंबर इट फॉर एवर। तुमने 20 ईयर्स डाउन द लाइन भी एक बार रीड कर लिया ये टेक्स्ट बुक का, सो यू विल रिमेंबर, हाँ हिप्पोकैम्पस का ये फंक्शन था, और हमारे ब्रेन में विजुअल एरिया यहाँ पे है, मोटर एरिया यहाँ पे, एक हेल्थी ब्रेन ऐसा दिखता है, अल्जाइमर्स का ब्रेन सूखा हुआ दिख रहा था कंपैरेटिवली। सो योर ब्रेन, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल, वो तुम्हारे रैम से इंफॉर्मेशन को हार्ड ड्राइव में भेज सकता है, वेर इट इज़ रिटन डाउन फॉर एवर, राइट? जब तक तुम डिलीट नहीं करते हो वो नहीं जाता है, एंड तुम्हारे ब्रेन से यू डोंट डिलीट दैट स्टफ। बट अगर एक अल्जाइमर्स का ब्रेन है, उसमें ये होना मुश्किल है। तो इफ़ यू नोटिस, उनके जो पहले के इन्फॉर्मेशन थे ना, जैसे आमिर खान को उसका नाम याद था,
या उसका मेमोरी लॉस होने से पहले का सारा इन्फॉर्मेशन याद था, बिकॉज वो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म मेमोरी में था। बट वो जो कन्वर्टर था ना हिपोकैम्पस, वो खराब हो गया, तो उसके वजह से अभी कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सुन तो लेता है, पढ़ तो लेता है, बट उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं डाल पा रहा है, इसीलिए वो तुरंत भूल जाता है। दैट इज़ वाई आई गेस ही स्टार्टेड टेकिंग दोज पिक्चर्स एंड ही गॉट संजना वाला थिंग टैटूड ऑन टू हिज बॉडी सो दैट ही डजंट फॉरगेट। Yes, दीदी. हाँ जी समझा। पक्का? पक्का. ओके, अभी हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। एंड नाउ अब तक ये सॉ कि हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के नर्व्स जो निकलते हैं, न्यूरॉन्स जो निकलते हैं, उनका कंट्रोल देखा। बट सिंस द चैप्टर्स नेम इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तुम्हारे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली, उसके अलावा भी देर आर सम अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग योर बॉडी। ठीक है, तो neurotransmitters were released from your neurons. There are other hormones which are also present that control various parts of your body. मुझे सब लोग एक एक हार्मोन का नाम दो, स्टार्ट। कौन से हार्मोन दीदी? कोई भी हार्मोन्स, तुम्हें कोई हार्मोन्स के नेम्स पता है तो बोलो। इंसुलिन. इंसुलिन, ओके, व्हाट डज इट कंट्रोल? जहाँ तक याद नहीं आ रहा. ब्लड शुगर, शुगर डायबिटीज का कुछ। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। वो डायबिटीज नहीं कंट्रोल करता है, वो शुगर लेवल कंट्रोल करता है। वो बहुत हाँ, नहीं अब नहीं, वो हो गया, वो रोशनी ने ले दिया नाम। नेक्स्ट, आई वांट मोर नेम्स। ज्योति, हाँ एक और हार्मोन का नाम बोलो। एस्ट्रोजन है। ओके, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेस्टेरॉन भी एक है। प्रोजेस्ट्रॉन है, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर oocytes के कुछ. बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्शन का कुछ है, पता नहीं क्या याद नहीं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फीमेल। और प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस लूटियम मेंटेन करने के लिए। और दी टेस्टेरोन एक भी सिमिलर ही तीनों का। टेस्टोस्टेरोन, हाँ। ओके स्पर्म्स के लिए। ओके। और दीपक, दीपक का फंक्शन नहीं, दीपक हार्मोन का नाम बता। अभी आया, मेरे को अब नहीं मालूम क्या चल रहा था। तुझे कोई हार्मोन्स के नेम्स पता है तो उसका नाम बता और फंक्शन दे। एक्सेप्ट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एंड इंसुलिन। घोर सन्नाटा. यही सब तो दीदी इजी वाला हमने बोल दिया। दीपक की तरफ से आप बोल दो दीदी. नहीं, दीपक मुझे कल बताएगा। दीपक नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता कोई हार्मोन और उसका नेम, ठीक है, ओके दीदी। एंड उसका फंक्शन। या तो दैट इज व्हेन यू यूज हार्मोन्स दे एक्ट एज केमिकल कोऑर्डिनेटर्स। अब हम हार्मोन्स के, नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग विच हैपेंस इन योर बॉडी। ठीक है, हार्मोन्स आर अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन सिग्नलिंग, क्योंकि वो बॉडी में एक जगह रिलीज होते हैं एंड काम कहीं और करते हैं, तो उसका सिग्नलिंग सेल कोई और है, भेज कोई और रहा है।
पर सेल कोई और है जिस पे काम कर रहा है. So your signaling cell and your target cell are not near each other. ठीक है, इंसुलिन कहीं रिलीज हो रहा है बट वो काम कर रहा है तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारे दूसरे बॉडी के सेल्स में. तो वो सर्कुलेशन के थ्रू काम कर रहा है बिकॉज वो रिलीज एक जगह हुआ, वो ब्लड में रिलीज हो जाता है, फिर ब्लड के फ्लो के थ्रू वो कहीं और जाता है एंड इट इज़ बाइंडिंग टू योर टारगेट सेल. दिस इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिग्नलिंग. और हम अब तक हॉर्मोन्स की बात कर रहे थे विच आर क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन सिग्नलिंग. देन यू हैव पैराक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें जो सेल सिग्नल कर रहा है, जो मॉलिक्यूल छोड़ रहा है, उसका टारगेट सेल उसके बिल्कुल बाजू में है. ठीक है, ये अलग सिग्नल्स हैं जिसकी एग्जाम्पल्स मैं बाद में दूंगी. सो ये सिग्नलिंग सेल इज बिल्कुल बाजू में टू योर टारगेट सेल. वो सिग्नल ने उसने छोड़ा एंड टारगेट सेल उसका नेक्स्ट सेल ही है जो उसको रिकग्नाइज करता है और या तो आगे पास ऑन करेगा या फिर कोई और फंक्शन परफॉर्म करेगा. एंड ऑटो मतलब क्या, खुद का. तो इस सेल ने अगर कोई सिग्नल रिलीज़ किया, वो खुद के सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और फंक्शन परफॉर्म करता है. दीज आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक सेल्यूलर सिग्नलिंग. यही सिग्नलिंग एनिमल लेवल पे भी होता है. नाउ व्हेन एन एनिमल इज़ इन हीट, यानी कि उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑन हो गया, दिस एनिमल रिलीजेस समथिंग कॉल्ड एज फेरोमोन्स which attracts and which basically tells all the males in the area कि भाई I am ready for reproduction, I am in heat. And that is how the animals around, ये male deer recognize कर पाएगा कि ये female deer is ready for reproduction, her body is healthy for reproduction. And pheromones also act as indicators कि her system is very healthy. तो जितना बढ़िया स्मेल आएगा ऑल फैक्ट्री सेंसेस से हम फेरोमोन्स को रिकग्नाइज करते हैं, उतना बेटर क्या आएगा स्मेल. किस चीज का? ये फेरोमोन्स जो है ना, ये बेसिकली तुम्हारे हमने बोला था ना वोमर था तुम्हारे अंदर, नोज के स्ट्रक्चर के अंदर. हाँ. तो वोमर के पास एक वोमेरोनेजल ऑर्गन करके होता था हमारे एप्स वाले एंसेस्टर्स में, who could recognize pheromones, they could smell these pheromones. Humans में इसकी शक्ति काफ़ी मात्रा तक कम हो गई है. ठीक है, give me 1 minute. हेलो. हाँ दी. ये समझा? हाँ. ओके, तो ये बेसिक्स थे. नाउ वी कम टू एक्चुअली हॉर्मोन्स जो तुम्हारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट बनाते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम में द हार्मोन इज रिलीज इन वन प्लेस, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड या पैनक्रियास, बट वो उसका एक्शन कहीं और होगा. दैट इज़ मे बी योर ओवरीज, योर किडनी और समवेयर एल्स. तो उसी तरह उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है अपने. दे आर केमिकल मैसेंजर्स. हॉर्मोन्स बेसिकली केमिकल्स है और वो मैसेज पास ऑन कर रहे हैं राइट फ्रॉम योर ब्रेन टू योर ओवरीज कि चलो अब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना है. तो दे एक्ट एज मैसेंजर्स. दे आर टेलिंग वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू डू समथिंग एल्स. दे आर लो इन क्वान्टिटी. सिर्फ जब रिक्वायरमेंट होती है तब रिलीज होते हैं वो.
इसीलिए उनका क्वांटिटी काफ़ी कम होता है, बट दे आर वेरी सिलेक्टिव एज टू कौन से ऑर्गन के कौन से सेल पे जाके बाइंड करना है. इसीलिए if your brain is signaling your ovaries to release estrogen, only your ovaries will release estrogen. Your kidneys and your urinary bladder will not release estrogen because it is so specific. You need it in lower quantities. They can inhibit, stimulate or modify. तो अभी हमने डिस्कस किया कि your brain is signaling your ovaries to release एस्ट्रोजन, तो वो रिलीज करने लगेगा. बट एक पॉइंट ऐसा भी होगा ना जहाँ पे उसको रोकना पड़ेगा, वो भी तुम्हारा ब्रेन ही करता है. सो योर ब्रेन विल सेंड अनदर हार्मोन विच विल आस्क योर ओवरीज टू स्टॉप रिलीजिंग एस्ट्रोजन, दैट इज इनहिबिशन. एंड मॉडिफिकेशन इज बेसिकली कोई और फंक्शन हो सकता है, जैसे अब कम रिलीज करना या अब ज़्यादा रिलीज करना, उस तरह का. एंड हॉर्मोन्स अब मेटाबोलाइज पोस्ट यूटिलाइजेशन. अब मैंने हार्मोन रिलीज़ किया, ठीक है, कि आप ईस्ट्रोजन रिलीज़ करो, ईस्ट्रोजन रिलीज़ करो. इट इज़ कॉन्स्टेंटली टेलिंग दोज सेल्स. बट एक पॉइंट पे मुझे रोकना था, मुझे इनहिबिट करना है, तो मैं क्या करूँगी, वो जो हार्मोन रिलीज़ हुआ ना, उसको माई बॉडी विल मेटाबोलाइज, उसको ब्रेक डाउन करेगा. वो ब्रेक डाउन करने के बाद वो हार्मोन अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, एंड उस तरह से उस हार्मोन का जो असर है उस सेल पे वो कम हो जाएगा. एंड दैट टाइटली रेगुलेटेड. ज़रा सा भी अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हुआ नॉर्मल से, योर बॉडी विल इमीडिएटली रिलीज मोर इंसुलिन बिकॉज यू डोंट वांट एक्स्ट्रा शुगर इन योर बॉडी विच विल रूइन योर सेल्स. तो एक एक्स अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज ओनली रिक्वायर्ड, एंड उस एक्स अमाउंट को मेंटेन करने के लिए योर बॉडी विल इधर रिलीज इंसुलिन इफ़ बहुत ज़्यादा हुआ, या ग्लूकेगॉन अगर बहुत कम हुआ. ठीक है, तो ये तुम्हारे हॉर्मोन्स के बेसिक प्रॉपर्टीज़ है. ये समझा? हाँ. ठीक है. नाउ मैं इसकी एक्शन, मोड ऑफ एक्शन जो है वो बहुत बेसिकली एक्सप्लेन करूँगी, एंड वी विल डू इट विद एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, so that you can digest it, you can send it to your long term memory एक बार रिवाइज करके, and then we will learn about it better in the next lecture. Now action through membrane receptor. Do you remember हमने यहाँ पे receptors की बात की थी. These receptors which are present on the postsynaptic membrane. Receptors are not specific to the neurons. Receptors are present ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी जहाँ पे केमिकल सिग्नलिंग होती है. तो ये रिसेप्टर प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ से नॉन स्टीरॉयड हार्मोन आया. एंड इफ़ यू सी, ये हार्मोन और ये रिसेप्टर इतने स्पेसिफिक है, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है कि लॉक-इन की जैसे. ये नॉन स्टीरॉयड हार्मोन अगर इस रिसेप्टर के पास आया तो ये डेफिनेटली बाइंड होगा, क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है. ये बाइंड हुआ, बट ये स्टीरॉयड हार्मोन किसी भी तरह कुछ भी करके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक अलग सेल है और ये फॉर एग्जांपल ब्लड है, ये इस ब्लड से होके कुछ भी करके अंदर नहीं आ सकता. वाई? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बेस्ड सब्सटेंस, उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है. तो अगर कोई चीज़ हमें लिपिड से पास करवानी है, इट ऑल्सो हैज़ टू बी अ लिपिड, उसमें भी फैटी एसिड का ग्रुप होना पड़ता है. एंड स्टीरॉइड्स जो है लाइक कोलेस्ट्रॉल, उनमें फैटी एसिड्स होते हैं, बट जो नॉन स्टीरॉइड है वो फैटी एसिड नहीं होते. वो या तो प्योर प्रोटीन होगा या शुगर ग्रुप होगा जो नहीं पास होगा इसमें से. तो वो क्या करेगा, वो इस रिसेप्टर को बाइंड करेगा, और ये रिसेप्टर को बाइंड करने से ये सेकेंडरी मैसेंजर्स एक्टिवेट करता है. सेकेंडरी मैसेंजर कुड बी योर कैल्शियम, इट कुड बी योर CAMP, इट कुड बी योर IP3. तो ये सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. बट यहाँ तुम्हें बेसिकली ये समझना है कि जो हार्मोन्स या जो केमिकल मैसेंजर्स की बात कर रहे हैं वो अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं पास हो सकते, विच इज़ योर लिपिड बेस्ड स्ट्रक्चर, they will have to bind with a receptor
कि वो अपना एक्शन परफॉर्म करे। अब वो ऐसे तो नहीं सोच सकता ना कि चलो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अपने अंदर आने से, तो मैं कहीं और जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करता हूँ। नहीं, इट हैज़ टू वर्क ऑन दिस सेल। सो व्हाट विल इट डू, इट विल बाइंड टू अ रिसेप्टर जो उसके लिए ही बना है, और वो सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेगा जो सेल के अंदर जाके दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। समझा? हाँ कि नहीं? थोड़ा हाँ थोड़ा हाँ। थोड़ा एक बार टेक्स्ट बुक में रीड कर लोगे तो आई गेस समझ जाएगा। मैं नेक्स्ट वाला समझाती हूँ तो तुम्हें बेटर समझेगा कंपैरिजन में आके, ठीक है? हाँ नेक्स्ट इज थ्रू द इंट्रासेल्यूलर। अब यहाँ मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। इंट्रासेल्यूलर मतलब क्या? सेल के अंदर ही आपस में। अब ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है फॉर एग्जांपल, वो लिपिड बेस्ड है, मतलब उसमें एक फैटी एसिड ग्रुप है, वो एक स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है? तो ये स्टीरॉयड हार्मोन है, और हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फैट बेस्ड। तो ये यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, बट दैट इज ऑल्सो अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज हैविंग अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर से ईस्ट्रोजन आराम से पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी स्टीरॉयडल हार्मोन है, इसमें भी फैटी एसिड ग्रुप है। तो इफ़ यू सी, वाटर में सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स डिसॉल्व होते हैं, बट फैट्स में, यानी कि if you have something like kerosene or something like that which is oil and which has fat, उसमें तुम वाटर डालोगे वो मिक्स नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये इसका प्रॉपर्टी इज इट विल ओनली डिजॉल्व लिपिड्स, केरोसिन, बट वाटर विल ओनली डिजॉल्व पोलर सॉल्वेंट्स। उसी तरह your plasma membrane will only accept या let lipids or fat based substances to pass through it। तो ईस्ट्रोजन आराम से अंदर आ गया, पर पिछले केस में क्या हुआ था, वो नॉन स्टीरॉयडल था, करेक्ट? तो उसके लिए हमने रिसेप्टर बना दिया था कि भाई तू ये रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे, नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन, और ये सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा। पर यहाँ पे कोई सेकेंड मैसेंजर का फंडा आता ही नहीं है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन सीधा अंदर आ जाता है, और दिस इज़ योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इसका रिसेप्टर है, यहाँ बाइंड हो गया ये, और फिर इसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया। ठीक है? डिफरेंस समझा दोनों में, इंट्रासेल्युलर और मेम्ब्रेन बेस्ड रिसेप्टर का? मेरी आवाज़ आनी बंद हो गई क्या? आ रही है भी। आ जो रही समझा है। गया वो बताओ। रही नहीं समझा? क्या नहीं समझा? भी समझा तो है लेकिन बहुत कम। कोई टेक्स्ट बुक खोल के वो पार्ट रीड करो ना। जी पेज नंबर। एक मिनट। 208। दीपक रीड इट। डी ए वाला कि डी वाला? मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जो स्क्रीन में दिख रहा है वो रीड करो। ओके। Hormones like catecholamine peptide and polypeptide hormones are not lipid soluble. Therefore, मतलब they वो, cannot enter the target. हाँ ये ख़त्म कर।
Therefore, they cannot enter their target cell through plasma membrane. तो हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ लिपिड्स को अलाउ करता है. तो यहाँ पे ये कैटेकोलामाइंस, पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, जो नाम से पता चल रहा है कि वो प्रोटीन्स है. उनमें कोई फैटी एसिड ग्रुप जॉइन नहीं है जो उनको फैटी एसिड का प्रॉपर्टीज़ दे पाए. इसीलिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से खुद म खुद, जैसे ईस्ट्रोजन अंदर आया था, वो इस तरह अंदर नहीं आ सकते. आगे This non-steroid water-soluble hormones interact with surface receptors, which initiate metabolic action. ये देखो, ये तुम्हारा Molecule- सरफेस रिसेप्टर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है. ये रिसेप्टर को इस हार्मोन ने, ये नॉन स्टीरॉयड हार्मोन ने, चलो पॉलीपेप्टाइड समझो, वो आके बाइंड करता है इसको, विच इनिशिएट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी. अंदर जाके ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनिशिएट करता है. आगे Molecules of amino acid derivatives, peptide hormones bind to specific receptor molecules located on the plasma membrane. The hormone receptor complex causes the release of an enzyme adenylate cyclase from the receptor site. This enzyme forms cyclic AMP from ATP of the cell. तो CAMP एक मिनट दीपक, तुम्हें ये पार्ट समझा जब वो बाइंड कर रहा है आके और अंदर जाके एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है बाकियों को? हाँ सम ये समझा बाकियों को? हाँ दीदी. तो अभी के लिए इतने पे छोड़ो. ये CAMP सिग्नलिंग, IP3 सिग्नलिंग, आई विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज दो स्टेटमेंट्स में दिस वोंट डू जस्टिफिकेशन टू द टॉपिक, सो आई विल एक्सप्लेन इट बट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तुम्हें ये प्रोसेस समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि बिकॉज इस पर कोई फैटी एसिड ग्रुप नहीं है, बिकॉज ये फैट बेस्ड नहीं है, बिकॉज ये प्रोटीन बेस्ड है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पा रहा है एंड इसको एक रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. दीपक नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ियो. मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स का. Okay. Steroid and thyroid hormones are lipid soluble and easily pass through plasma membrane of target cell into the cytoplasm. In the cytoplasm, they bind to specific intracellular receptor proteins, forming a hormone receptor complex that enters the nucleus. बस समझा? ये क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, इनमें एक लिपिड ग्रुप है, ये और प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद को भाई भाई समझते हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अंदर जाने देता है सेल के, जो अंदर आके उसका रिसेप्टर होता है उससे बाइंड करता है. तो इट इज़ एन इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, सेल के अपने अंदर. इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग मतलब क्या? सेल के अंदर जो सिग्नलिंग होता है. इंटर सेल्यूलर क्या होता है? एक सेल दूसरे सेल के साथ बात कर रहा है अगर, उसको इंटर बोलते हैं. इंट्रा मतलब सेल के अंदर, खुद के अंदर. तो जब ईस्ट्रोजन फॉर एग्जांपल, वो लिपिड सॉल्युबल है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर गया, इट इंटरैक्टेड विद द रिसेप्टर विच वाज इनसाइड द सेल और उसने आगे के फंक्शंस परफॉर्म किए. समझा? Yes. हाँ दीदी. We will talk about the function with a specific example. This is very generalized. That is why I wanted to give you an example before I explain to you अंदर जाके क्या करते हैं. यहाँ पे तुम्हें दो मोड्स समझने हैं how these hormones can act on the cells. One is through receptor and one is through the intracellular receptor. ठीक है? Yes दीदी.